नमस्कार। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि बिहार की बेटी डॉक्टर अनामिका साहित्य अकादमी सम्मान से विभूषित हुई हैं। अनामिका समकालीन हिंदी की एक महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कविता, कथा साहित्य, संस्मरण, अनुवाद, स्त्री विमर्श सब में उनकी भूमिका अत्यंत विशिष्ट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार एक मानक पुरस्कार है और राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रतिभाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह भारतीय भाषाओं के साहित्य के संवर्धन में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाले रचनाकारों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। 2020 का साहित्य अकादमी सम्मान अनामिका को उनके काव्य संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 पर मिला है। साहित्य अकादमी सम्मान की शुरुआत 1955 में हुई थी। पहला सम्मान माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, जिन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है, और अनामिका के पूर्व रामधारी सिंह दिनकर, अरुण कमल जैसे बिहार के रचनाकार जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई, वे इस सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। अब विभाजित बिहार में जन्म लेने वाले ज्ञानेंद्र पति को भी यह सम्मान मिला है। अनामिका छात्र जीवन से ही साहित्य सर्जन में लीन रही हैं। उनके पिता पद्मश्री श्याम नंदन किशोर जी ने हिंदी गीति काव्य और शोध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान किया है। वे बिहार विश्वविद्यालय के अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक रहे, यशस्वी विभागाध्यक्ष रहे। यहाँ कुलपति के पद को भी उन्होंने सुशोभित किया और लगातार मंचों से हिंदी गीति काव्य को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उन्हें नेहरू फेलोशिप भी मिली थी। वे विदेशों में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। वे बिहार सरकार के शिक्षा सलाहकार भी रहे। अनामिका की माता श्री प्रोफेसर आशा किशोर हिंदी की विदुषी महिला, एक कुशल प्राध्यापिका के रूप में ख्यात रहीं। उन्होंने गीति काव्य पर शोध कार्य किया। जायसी कोश उनकी अनुपम कृति है। अनामिका के अग्रज भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे, तो एक साहित्यिक और उच्च शिक्षा प्राप्त परिवार में 1961 में अनामिका जी का जन्म हुआ। मुजफ्फरपुर के चैपमैन स्कूल में उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। लंगट सिंह महाविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया। फिर वे दिल्ली विश्वविद्यालय में गईं। वहां अंग्रेजी से एमए किया, शोध कार्य किया और वहीं प्राध्यापिका हुई। अनामिका जी ने बचपन से ही लिखना प्रारंभ किया। 1976 में उनकी कई कविताएं बेतिया से निकलने वाली पत्रिका आसावरी में प्रकाशित हुई। बहुत छोटी उम्र में उन्हें अनेक सम्मान मिले और यह लगा कि बिहार की यह बेटी पूरे हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। अनामिका का लेखन बहुआयामी है।
उन्होंने न केवल कविता के क्षेत्र में बल्कि कथा साहित्य के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। उनके अनेक काव्य संग्रह हैं। उनके काव्य संग्रहों की सूची भी लंबी है। गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्ट, कविता में औरत, खुरदुरी हथेलियां, दूबधान, टोकरी में देगंत, थेरी गाथा 2014, पानी को सब याद था, उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह हैं। उनके 4 उपन्यास भी प्रकाशित हैं। अवांतर कथा, 10 द्वारे का पिंजरा, तिनका तिनके पास और आईना साज। अनामिका ने हिंदी उपन्यास साहित्य को भी एक नई भंगिमा दी है। इनके उपन्यासों में भाषा कवित्वपूर्ण है और कथा का जो रस है वह पाठकों को इतना आह्लादित करता है कि वे जब एक बार उपन्यास उठा लेते हैं तो समाप्त करके ही उठते हैं। अभी अभी आईना साज आया है। अमीर खुसरो को केंद्र में रखकर इस उपन्यास की जो रचना की है अनामिका जी ने, इस रचना से लगता है कि उनकी कथा दृष्टि कितनी व्यापक है और शिल्प के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर वे कितनी समृद्ध हैं। उनकी कविताओं में स्त्री विमर्श का एक नया रूप मिलता है। उसमें आक्रोश नहीं है, कुंठा नहीं है, कोई हीन ग्रंथि नहीं है। वे संवाद करने वाली कविताएं हैं जो संवाद करती हैं और एक समरस समाज की स्थापना के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं। अनामिका की कविताओं में संवेदना और शिल्प दोनों ही स्तरों पर आप देखेंगे कि एक नवीनता, एक प्रयोगधर्मिता दिखाई देगी। वे कहती हैं कि मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। खुदा ने कलम रख दी और कहा औरत है, उसने यह गलत नहीं कहा। जो भारतीय समाज में औरतों की दशा है, जो उनकी दीनता है, उस दीनता को कितनी स्पष्टता और सफाई के साथ इन कम शब्दों में उन्होंने व्यंजित कर दिया है। तो अनामिका की कविताओं की विशेषता है कि वे कविताएं संवाद करती हैं, वे कहीं रुकती नहीं। उन्होंने कहती है औरतें नाम से स्त्री कविताओं का संकलन संपादन किया है। तो सामूहिकता में वे विश्वास रखती हैं और वे सबको साथ लेकर चलने में सक्षम रही हैं, साथ लेकर चलती रही हैं। अनामिका की कविताओं में जो विचारों की ताजगी है, जो शिल्प का वैशिष्ट है, जो गहरी अर्थ व्यंजना है, उससे हिंदी कविता अत्यंत समृद्ध हुई है और यह लगा है कि इस कवयित्री का एक अलग क्षेत्र है, इसकी अलग पहचान है। एक अनुवादक के रूप में भी उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। गिरीश कर्नाड के प्रसिद्ध नाटक नागमंडल का उन्होंने अनुवाद किया है।
रिल्के की कविताओं का अनुवाद भी काफी महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। तो इस तरह अनुवादक के रूप में भी उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उनके संस्मरण भी अत्यंत मार्मिक है। एक तो शहर था, एक थे शेक्सपियर, एक थे चार्ल्स डिकेंस जैसे संस्मरणों में उनकी मार्मिकता, मार्मिक प्रसंगों की पहचान का कौशल स्पष्ट देखा जा सकता है। अनामिका ने एक कहानी संग्रह भी उनका मिलता है, कहानी संग्रह उन्होंने लिखा है। तो इस तरह एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है कथा साहित्य के क्षेत्र में भी। अनामिका के स्त्री विमर्श में आक्रोश नहीं चिंतन है, फरियाद नहीं सुझाव है, धिक्कार नहीं उद्बोधन है। स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांजने की जरूरत, पानी जो पत्थर पीता है, साझा चूल्हा, त्रिया चरित्रम, उत्तरकांड जैसी पुस्तकें स्त्री विमर्श के क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करती हैं। टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा 2014 में वे कहती हैं अपनी पहली ही कविता जिसका शीर्षक आम्रपाली है, था आम्रपाली का घर मेरी ननिहाल के उत्तर, था आम्रपाली का घर मेरी ननिहाल के उत्तर, आज भी हर पूनों की रात खाली कटोरा लिए हाथ गुजरती है वैशाली के खंडहरों से बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली। अगल बगल नहीं देखती, अगल बगल नहीं देखती, चलती है सीधी मानो खुद से बातें करती, शरद काल में जैसे कमंडल बमंडल बनाने की खातिर पकने को छोड़ दी जाती है, लत्तर में ही लौकी पक रही है मेरी हर मांसपेशी, कदर बदर है मेरे भीतर का हहाता हुआ सत्य। यह शुरुआत स्त्री विमर्श को एक नई दिशा देता है। अतीत के पुनरावलोकन के माध्यम से वर्तमान की संभावनाओं को जागृत करने का प्रयास अनामिका की कविताओं को विशिष्ट बनाता है। अनामिका यही नहीं ठहरती, वे कहती हैं, सुनती हूं मैं गौर से आम्रपाली की बातें, सोचती हूं कि कमंडल या लौकी का बीज कोश जो भी बने जीवन, जीवन तो जीवन है, हरियाली ही बीज का सपना, रस ही रसायन है, कमंडल वमंडल बनाने की खातिर शरद काल में जैसे पकने को छोड़ दी जाती है, लत्तर में ही लौकी पक रही है मेरी हर मांसपेशी में तो पकने दो, उससे क्या, कितनी तो सुंदर है हर रूप में दुनिया। जीवन संसार से भागने का नहीं, संसार में रमने और एक बेहतर संसार बनाने का नाम है। तो अनामिका की कविताएं एक बेहतर संसार के लिए स्वप्नदर्शी के रूप में सामने आती हैं और वे पाठकों से सीधा संवाद करती हैं। थेरियों की बस्ती में उनका जो कवि मन है, जो उनकी सर्जना की शक्ति है, उसे एक नया रूप मिलता है। वे इतिहास को टटोलती हुई कहती हैं, बूढ़ी पटरानी की तरह
एक दुख बैठा है मुझ में। बूढ़ी पटरानी की तरह एक दुख बैठा है मुझ में, वह अपने दरवाजे नहीं खोलता, गुमसुम ही सुन्न महल में बैठा रहता है, कभी कुछ किसी से नहीं बोलता। नई नवेली सब तकलीफें उसका करती हैं लिहाज, नई नवेली सब तकलीफें उसका करती हैं लिहाज, रुक ही नहीं करती उसके उस कोप भवन का, आपस में ही उलझी रहती हैं, खेलती रहती हैं घुमरी परैया, कभी कभी वह पुरातन दुख ही आ जाता है खिड़की पर। तो इस तरह अनामिका की कविताओं में जो बतियाने की शैली, जो संवाद की शैली, जो एक नई दृष्टि है, जो दृष्टि अतीत में भी बहुत कुछ खोज लेती है, जो जीवन के रस को अपनी कविताओं में प्रवाहित करती है, उस अनामिका को जीवन में अनेक सम्मान मिले हैं। साहित्य अकादमी सम्मान उसी श्रृंखला में एक अगली उपलब्धि है। अनामिका जी एक विश्व नागरिक की तरह मान्य हैं। उनकी रचनाएं उन्हें काल जयी बनाएंगी। मैं अपनी इस बहन को बधाई देता हूं और साहित्य अकादमी की चयन समिति का धन्यवाद करता हूं कि सही समय पर सही पुरस्कार के लिए उन्होंने एक सही रचनाकार का चयन किया है। नमस्कार।